कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन्टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन्टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन्टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत, पिशाच, ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से, लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन्टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन्टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे। आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। क्यों, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में टॉपिक के साथ ही बताऊंगी। पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, बिकॉज आज के हमारे गेस्ट हैं सारथी साहिल जैन सर। एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा अमेज्ड हूँ उनसे मिलकर। बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपको पॉडकास्ट में पता चलेगा क्यों। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि है एस्ट्रो वास्तु। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेसिक्स से लेकर एडवांस तक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं, सब कुछ हमारे को आज पता चलने वाला है। एंड अब मैं और बोलूँ उससे पहले ही मैं साहिल सर की तरफ चलती हूँ। थैंक यू सो मच सर आने। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका। ऑल राइट सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कैसे हैं आप? आई नो हमने आपको बहुत थका दिया, बट कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। और सबसे पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बोला, एस्ट्रो वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। एंड हमेशा इससे ही मैं ये बोलती हूँ कि एक साइंस के बारे में अच्छे से जानना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि What exactly is एस्ट्रो वास्तु? प्लीज़ आप समझाओ कि ये क्या है। ये 2 अलग चीज़ें हैं बट साथ में है, कितनी इंपॉर्टेंट है और ये है क्या? जी हाँ, ज्योतिष और वास्तु यानी कि एस्ट्रो वास्तु 2 साइंसेस का कॉम्बिनेशन है, और 2 ऐसी साइंसेस जो कि इंडिपेंडेंट भी हैं बट इंटरकनेक्टेड भी हैं। ज्योतिष की शुरुआत उस वक्त से हो जाती है जिस वक्त एक बच्चे की यात्रा जो है वो माँ के गर्भ में आ जाती है। द मोमेंट जिस वक्त बच्चा माँ के गर्भ में आता है, वहाँ से जो 9 महीने की यात्रा है वो बच्चे के 9 ग्रहों की स्थितियों को डिसाइड करती है। जहाँ पर एक बच्चा अपनी लाइफ के अंदर, जिसमें ज्योतिष में देखा जाता है कि 120 साल की गणना जो है वो की जाती है। पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज क्या रहती है कि एक व्यक्ति 120 साल जिएगा, और 120 साल उस व्यक्ति का माइंडसेट कैसा रहेगा ये ज्योतिष बताता है। और जहाँ तक रही वास्तु की बात, वास्तु इज द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमें ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो ये इतना एक परफेक्ट आर्किटेक्चर है उस ईश्वर का, उस परमपिता परमात्मा का। इसको समझना के लिए अगर इस बॉडी के तल पर एस्ट्रो वास्तु को समझना चाहते हैं तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर के साथ आपके माइंडसेट का मिलन इज एस्ट्रो वास्तु। घर में समझना चाहते हैं तो घर में अलग अलग दिशाओं में बनती हुई अलग अलग एनर्जीज और घर के अंदर रखा गया अलग अलग सामान जो कि अलग अलग प्लैनेट्स की एनर्जीज को बताता है, दैट इज एस्ट्रो वास्तु। अब आप लोगों को पता चला कि मैंने क्यों कहा कि मुझे सर से मिल के बहुत अमेजिंग लगा, बिकॉज जिस तरीके से आप समझाते हैं, इतने मुश्किल चीज़ को आप जो सरलता से समझाते हैं ना, वो मुझे आपकी सबसे बेस्ट पार्ट लगती है।
एंड इसी से हम अगले उस पर आते हैं। आपने जो ये ज्योतिष का ही बताया कि 9 महीने तक 9 प्लैनेट्स होते हैं, वो बहुत ही मतलब मैंने अभी तक एस्ट्रोलॉजी की ऐसी डेफिनेशन नहीं सुनी, सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो सर जैसे ही वास्तु दिमाग में आता है ना, मेरे पर्सनली दिमाग में, बिकॉज आई डोंट नो ये इंटरनेट की वजह से है या क्यों, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बस नहीं होनी चाहिए। क्यों, कैसे, क्या मतलब इस डायरेक्शन का, ये नहीं पता। तो एक बार आप इस डायरेक्शन को टच करके बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डायरेक्शन अबाउट। पहले मैं आपके शब्द को आपको समझाना चाहूंगा। जब आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा जी। तो हम अपनी लाइफ में किस दिशा की ओर चल रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन जी जी जी। कि हमारे जो डिसीजंस हैं लाइफ के, क्या वो सही चल रहे हैं। अगर सही हैं तो हम अपनी हेल्थ भी अच्छी रख सकते हैं। हमें क्या खाना है, वी हैव चॉइसेस ना। तो अगर हमारी चॉइसेस खाने को लेकर ठीक है तो हमारी ह्यूमन बॉडी ठीक है। बिल्कुल। अगर हमारे लाइफ के डिसीजंस बिजनेस को लेकर के ठीक है तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, हमारे पास अच्छे पैसे जो होंगे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होती, उसका रीजन ये है कि हम अपनी लाइफ में अलग अलग वर्टिकल्स को जीते हैं सुबह से शाम तक। करेक्ट। हम अलग अलग कैरेक्टर्स के अंदर हैं। मैं एक बेटा भी हूँ, मैं एक फादर भी हूँ, मैं एक फ्रेंड भी हूँ। तो मैं अलग अलग डायमेंशंस को जी रहा हूँ। तो मेरी लाइफ के हर एक वर्टिकल्स को लेकर के अलग अलग डायमेंशंस होंगे। तो इसको देकर के हम कहते हैं कि पहली बात जो 360 डिग्री बनता है ना एक घर के अंदर, अगर हम देखते हैं जहाँ पे डायरेक्शंस जो है नॉर्थ से शुरू होती हैं और घूम करके कहाँ पे आती हैं, वापस नॉर्थ पे आती हैं। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस क्या हैं? डायरेक्शंस मतलब आपके डिसीजंस लाइफ के। और वास्तु को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वास्तु पुरुष मंडल क्या है, वास्तु क्या है एक्चुअल में। और जब तक वास्तु की समझ नहीं आएगी तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कोई डायरेक्शन सही है या गलत है, जबकि फैक्ट ये है कि कोई भी दिशा गलत नहीं होती। तो मतलब जो ये साउथ वेस्ट वाला मिथ है, दिस इज बेसिकली कि कहते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए बिकॉज आई डोंट नो पाताल लोक होता है, बहुत सारी चीजें। तो इज इट ट्रू, ऐसा होता है? देखिए, मैं बेस थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ऑडियंस के लिए, ताकि उनको इस सब्जेक्ट को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। जिस वक्त वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ? वास्तु पुरुष का जन्म हुआ देवताओं की ओर से भगवान श्री शिव और असुरों की ओर से अंधकसुर। अच्छा। ये दोनों युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है। युद्ध लड़ते हुए इनकी पसीने की बूंद से एक महाभूत जो है उत्पन्न हुआ, जिसको वास्तु पुरुष का नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा शब्दों को। देवताओं की ओर से वो जो त्रिकालदर्शी हैं और असुरों की ओर से वो अंधकसुर जिसको दिखता नहीं। यानी कि हम अपनी लाइफ में जो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे, इसी के बीच में वास्तु पुरुष उत्पन्न होता है। यानी कि डिसीजंस ऑफ लाइफ हमारे सही या गलत होने शुरू होते हैं। हम मार्केट में कोई भी चीज लेना चाहते हैं, हम उसके बेनिफिट्स और उसकी कॉस्टिंग सब चीजों को अच्छे से डिकोड करते हैं। सो दैट इज, हम देखने का प्रयास भी करते हैं पर समटाइम हम किसी चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं। वहां से किसने जन्म लिया था? वास्तु पुरुष ने जन्म लिया था। ब्रह्मा जी ने कहा था ये मेरा मनसपुत्र है। मनसपुत्र मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि ये मेरा माइंड है। तो आप समझ रहे हैं, जो वास्तु की डायरेक्शंस हैं ये आपके माइंडसेट्स हैं, आपके अलग अलग तरह के माइंडसेट। कि हम जब घर के अंदर होते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, हम जब दोस्तों के साथ होते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, बिजनेस में कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो ये वास्तु पुरुष एक्चुअल में है। जहां तक रही बात, आपने प्रश्न पूछा कि पाताल कुछ होता है और साउथ वेस्ट नारित्य होता है। तो जनरल ये जो वास्तु है इसकी शुरुआत हुई थी, अगर हम बात करते हैं तो 8 दिशाओं से। 8 दिशाएं कौन सी थी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और बाकी 4 क्या थे? इनके मीटिंग पॉइंट्स, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। और ये कार्डिनल डायरेक्शंस मिलकर के 8 हो गई। 9th कहा जाता था पाताल को और 10th कहा जाता था आकाश को। अब ये जो 10 डिवीजन्स हैं, इनको एक्चुअल में समझना, इस एस्ट्रोवास्तु को समझना या वास्तु को भी समझना। तो लाइफ के जो डिसीजंस है ना, जिसमें हम कहीं ना कहीं कभी गलत हो जाते हैं या कभी बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं। आज आप और मैं अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी अपने लाइफ के लिए गए डिसीजंस के कारण से, तो वास्तु पुरुष को समझना, एक्चुअल वो समझना है। जहां तक रही आपकी बात नारित्य कोण की, जिसको साउथ वेस्ट कहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने उस महाभूत को कहा था कि पृथ्वी पर औंधे मुंह लेट जाओ। तो जिस वक्त औंधे मुंह लेटे थे तो उनका जो सर था वो नॉर्थ ईस्ट में था और जो पैर थे वो कहाँ थे? साउथ वेस्ट में थे। इस कारण से कहा जाता है कि आपकी एंट्रेंस जहां से पैर हैं वहां से ना हो वास्तु पुरुष के,
ये तो रही स्टोरीज की बात। अगर मैं फैक्ट्स बताऊं और ऑडियंस उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी, हमारी ऊर्जा, हमारी पृथ्वी पे ऊर्जा का जो साधन है वो भगवान श्री सूर्य नारायण है जी। सूर्य नारायण जब उदय होते हैं तो पृथ्वी पर जीवन संभव होता है जी। तो सूर्य जो है पूर्व की दिशा से सूर्य जो है वो उदय होते हैं, और उनकी जो पहली किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं या पहली किरणें जो आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण से प्रवेश करती हैं। इसीलिए उसे ऐसा स्थान कहा गया जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां हो। क्यों? क्योंकि वो वास्तु पुरुष का सर है, वहां पर ऊर्जा पहली आ रही है, यानी कि आपके थॉट्स जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं कहां पर, जब आप सूर्य की किरणों को लेते हो। सूर्य की किरणें मतलब आप जीवन को देखना शुरू कर रहे हो। दैट इज व्हाई नॉर्थ ईस्ट जो है वो ऑस्पिशियस बोला गया। एंड साउथ वेस्ट अगर वास्तु पुरुष का पैर है तो अगर आपके पैरों की स्थिरता नहीं है तो आप क्या बोलते हो जनरली, एक बच्चे की जॉब नहीं लग रही, एक बिजनेसमैन का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो वो क्या बोलता है, लाइफ स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, अपने पैरों की स्थिरता की बात कर रहा है कि मेरे पैर स्थिर नहीं है। यहां तक कि बच्चों को कह दिया जाता है कि शादी करनी है, बच्चा पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए जी। ऐसा कहा जाता है। तो पैरों पर खड़ा होना यानी कि अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लेना कि आप लाइफ के किसी भी वर्टिकल में चूके ना। सो ये दिशा खराब नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी घर की दिशाएं हैं। ओके, वाओ, फाइनली इस दिशा के बारे में मुझे पता चला। सर, एक घर है वो किसी को किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है, किसी को किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। हो सकता है उसी घर में रहते हुए मेरे लिए वो बहुत वंडरफुल टाइम हो, बट मेरे सिबलिंग के लिए वो शायद समय अच्छा ना हो। क्या इसका रोल एस्ट्रो वास्तु में ही है? एग्जैक्टली। जब वास्तु की बात करते हैं, वास्तु के जो रूल्स हैं ना वो जनरल पैरामीटर्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक ह्यूमन बॉडी का आर्किटेक्चर इज ह्यूमन का वास्तु, और एक घर का वास्तु इज एक घर को जब हम डिजाइन करते हैं, ईश्वर ने क्या फिक्स किया कि आप चाहे चाइना चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे भारत चले जाएं, हर जगह लोगों की 2 आंखें मिलेंगी, 2 कान मिलेंगे, हाँ 2 हाथ मिलेंगे, 2 पैर मिलेंगे। दैट इज कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के वास्तु के। ठीक वैसे ही किसी बिल्डिंग के कुछ फिक्स पैरामीटर्स होते हैं कि ये बिल्डिंग ऐसी सी होनी चाहिए। अब इसके बाद डिफरेंस कहां से आता है? आपने कहा अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रभाव जो है वो कैसे मिलते हैं। इसके पीछे की जो साइंस है, मैंने बताया वो जो 9 महीने थे ना बच्चे के, और पहले आप साइंस को समझते हैं और ह्यूमन माइंड को अगर समझते हैं तो पहले 7 साल एक बच्चे का माइंडसेट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो 7 साल और पहले 9 महीने, ये जो यात्रा बनती है ना जहां पे एक बच्चे का जीवन पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया जाता है, ये एक्चुअल में एक व्यक्ति की लाइफ में कब कब क्या होना है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में देखा जाता है। और जब जब भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में पोजीशन बदलती है, महादशाएं अंतरदशाएं बदलती हैं, तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट बदलता है। प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों ने ग्रहों को सिर्फ ग्रह समझा, लोगों ने ग्रह को अपने माइंड के साथ कनेक्ट नहीं किया कि हमसे सूर्य क्या चाहता है, सूर्य हमसे कमिटमेंट चाहता है, सूर्य हमसे लोगों की मदद करना चाहता है, सूर्य हमसे पंक्चुअलिटी चाहता है, चंद्र हमसे क्या चाहता है, चंद्र हमसे लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना ये चाहता है, मंगल क्या चाहता है कि हम कर्म प्रधान रहें। पर लोगों ने इसको किसके साथ जोड़ दिया? लोगों ने कुछ मिथ्स के साथ जो है इसको जोड़ दिया। अब बात यह है कि अलग अलग प्लैनेट्स की जब जब दशाएं अंतरदशाएं बदलती हैं तो व्यक्ति के माइंडसेट्स बदलते हैं। माइंडसेट्स बदलने से क्या होता है? माइंडसेट बदलने से आपके डिसीजंस बदलते जा रहे हैं। तो एक घर में जब कोई व्यक्ति रहते हैं, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, अब उनके ऊपर इम्पैक्ट कब कब आएगा? जब जब एस्ट्रोलॉजिकली जिस जिस प्लैनेट की दिशाएं जो है वो बदली हुई रहेंगी। इसको ऐसे समझते हैं कि एक घर के अंदर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कोई इम्बैलेंस है, नॉर्थ ईस्ट को एस्ट्रो वास्तु में जो स्थान दिया गया ये बृहस्पति देव का दिया गया। अच्छा। बृहस्पति देव जिनको एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोला गया कि ये देव गुरु हैं। ह्यूमन बॉडी के तल पर देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट को बताता है कि हमारी बॉडी फैट कितना कंटेन कर रही है। ओके। और अगर हम पारिवारिक जीवन के अंदर देखेंगे तो वंश वृद्धि का कारक बताया गया, यानी कि एक कपल को जब संतान सुख मिलता है तो वो बृहस्पति से मिलता है। ठीक है। और एक व्यक्ति जो कि लाइफ के अंदर अपने विजन को सेट नहीं कर पाता, जैसे हम कई बार बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट्स योर एम इन लाइफ, तो वो डिफाइन नहीं कर पाता। तो जुपिटर का एक रोल नहीं, बहुत सारे रोल आ गए, है ना। एक घर के अंदर 5 लोग हैं, 5 को अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी अलग अलग समय पे।
तो इसका मतलब क्या हो गया, एक दिशा थी जो जिसमें इंबैलेंस था, जो कि नॉर्थ ईस्ट है। पर हो सकता है किसी को उसी फैमिली के अंदर एक कपल ऐसा होगा जो हो सकता है जिसको चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आए, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको 2 भाई हैं, एक को चाइल्ड बर्थ की कोई दिक्कत नहीं है पर उसको अपना बिजनेस सेट करना नहीं आ रहा, है ना। और एक व्यक्ति घर में कोई ऐसा हो सकता है जिसको फैट ज्यादा हो। तो इसका मतलब अलग अलग टाइम पे जैसे एज पर द प्लैनेटरी प्रभाव जो बदलते हैं वैसे वैसे चीजें बदलती हैं। ग्रेट, आपने एक बहुत अमेजिंग बात की जो मुझे लगता है काफ़ी सारी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी। हम हमेशा जब प्लैनेट सुनते हैं, हर एक प्लैनेट, तो हम ये देखते हैं वो प्लैनेट क्या है, पर हमने ये नहीं कभी जाना कि वो प्लैनेट हमसे क्या चाहते हैं। जैसे आपने बताया, सूर्य देव जी का बताया, तो मैं चाहती हूँ आप एक बार 9 प्लैनेट्स के हमारे को बताएं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। देखिए, जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये मेरा मनस पुत्र है, और खुद अगर वास्तु पुरुष मंडल को देखेंगे तो सेंटर में ब्रह्मा जी का स्थान आता है, हाँ, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। और ब्रह्मा जी के जो हैं वो 4 सर हैं, है ना, ऐसे आपने जानते होंगे। 4 सर किसको बताते हैं? अगर हिंदू दर्शन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो बताते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। और वास्तु के दृष्टिकोण से वो एक डायरेक्शन है जिसको हम नदर्न डायरेक्शंस कहते हैं, एक ईस्टर्न डायरेक्शन, एक सदर्न डायरेक्शन, एक वेस्टर्न डायरेक्शन। यानी कि जो ब्रह्मा जी सेंटर में है ना, ये 4 और देख रहे हैं। तो यानी कि आपके लाइफ के 4 ऐसे पार्ट हैं जहां पर जैसे जैसे आप देखते हैं ना वैसे वैसे आपके डिसीजंस हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो नॉर्थ का सर है ना, ये 2 प्लैनेट्स की ऊर्जाओं को बताता है। एक बताता है ये बुध की ऊर्जा को। बुध इज व्हाट? हमारी इंटेलिजेंस। हम जो बात करते हैं, जब किसी से कुछ सीखते हैं, दैट इज द एनर्जी ऑफ बुध। तो दैट इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसका मैंने आपसे शेयर किया अभी? बृहस्पति देव का। तो ब्रह्मा जी का जो नॉर्थ सर है ये 2 चीजों को बता रहा है। एक आपकी बुद्धि, आपने क्या सीखा, और सीखने के बाद आपने अपना विजन कैसे डेवलप किया, ये ब्रह्मा जी का नॉर्थ वाला सर बता रहा है। ईस्टर्न साइड वाले सर की दिशा में 2 प्लैनेट्स का स्थान आया। एक आया सूर्य नारायण का, जिनको हम सूर्य कहते हैं, और एक आया शुक्रदेव का। ये ईस्टर्न डायरेक्शंस जनरल वास्तु में आपने सुना होगा, ये बताते हैं कनेक्शंस कैसे हैं लोगों के। तो ये अर्थ, जैसे हमने पहला सर किसको बता रहा था? धर्म को बता रहा था। ये किसको बता रहा है? अर्थ को। अर्थ यानी कि आपके रिसोर्सेस, जो आपने सीखा बुद्ध से, जो विजन देखा कि मैं ये लाइफ में ये करना चाहती हूँ, दैट इज जुपिटर। देन फिर टाइम आता है आप रिसोर्सेज कैसे हो। जैसे कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, हमने एक विजन देखा कि हम पॉडकास्ट करेंगे, है ना, दैट इज समथिंग बृहस्पति का एट्रीब्यूट था। पहले हमारा क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ बुध। फिर हमने विजन देखा कि हम एक पॉडकास्ट जो है क्रिएट करेंगे। देन कम्स द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज, जहां पर हमने ये इक्विपमेंट्स, जहां कैमरास यूज हो रहे हैं, लाइट्स यूज हो रही हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं। तो ये किसको बता रहे हैं? सूर्य और शुक्र। ये इवेंट कितना ग्रेसफुल हो, लोगों तक कितना ग्रेसफुली पहुंचे, ये शुक्र बताएगा। देन फिर ब्रह्मा जी का जो सदर्न साइड का सर है, ये 2 प्लैनेट्स की ऊर्जाओं को बताता है। एक है मंगल और दूसरा है राहु। मंगल बताता है कि आपकी लाइफ के कर्मास क्या आप अच्छे से कर रहे हो, दैट इज द एनर्जी ऑफ मंगल। एंड साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन जो है, ये ऊर्जा बताती है राहु की। एंड जिसको आप अभी क्या बोल रहे थे कि वो डायरेक्शन अच्छी नहीं है। एक बात मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लिसनर्स को कहना चाहता हूं, ये जितने भी मिथ राहु को या शनि को लेकर के हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि सत्य ये है कि जिस व्यक्ति को राहु की एनर्जीज को अच्छे से यूज करना नहीं आएगा, वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिकॉज राहु गिव यू फोकस, दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। हम यहाँ पर बैठ करके पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पर्पस क्या है कि ऑडियंस तक बेस्ट जो आउटकम है वो पहुंचे। और बीच में मेरा ध्यान कहीं और भटक जाए तो क्या होगा? ये कन्वर्सेशन बिल्कुल कहीं और चली जाएगी। दैट इज द थिंग जो राहु आपसे चाहता है, कि राहु चाहता है कि जहां हो ना वहीं पे फोकस होकर के अगर किसी काम करोगे तो आप दक्षता पालोगे। दक्षता यानी कि आप बिल्कुल स्किल्ड हो जाओगे। ये ब्रह्मा जी का सदर्न साइड का सर था। और वेस्टर्न साइड का सर जो है वो 2 प्लैनेट्स को बताता है। एक है शनि और एक है चंद्र। शनि इज योर हार्ड वर्क, आपकी मेहनत। आप जिंदगी के अंदर कितनी मेहनत करते हो, क्या मेहनत करने से कहीं डरते तो नहीं हो? शनि के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बट ये ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। और शनि इज व्हाट? आउटकम। जब आपने पढ़ा अच्छे से, जो कि बुध से पढ़ रहे थे, जब विजन अच्छे से देखा बृहस्पति का, जब आपने कमिटमेंट्स, आप हमारी कमिटमेंट होगी कि मैं इतने बजे यहां पहुंच जाऊंगा और आज हम इसको शूट करेंगे, दैट इज सूर्य।
कितने अच्छे तरीके से, कितने सुंदर तरीके से हो, दैट इज शुक्र। मंगल इज व्हाट, कि मेरी एनर्जीज जो है वो कितनी अच्छी हैं डिलीवरेबल्स में। राहु इज व्हाट, मेरा फोकस कितना अच्छा है। ये सब जब हो जाएगा ना तो शनिदेव कहेंगे तथास्तु। जो आपने किया, अच्छा किया बुरा किया, ये ऑडियंस डिसाइड करने वाली है। यानी कि आपने अपना बेस्ट किया है तो उसका आउटकम भी बेस्ट होगा, और अगर उसमें कहीं गैप है तो वो आउटकम भी बेस्ट नहीं होगा। तो ये इसको हम कहते हैं शनिदेव। एंड अल्टीमेटली चंद्रमा इज द मन। तो मन की स्थिरता होना, मन का एक जगह एकाग्र होना, मन का शांत होना, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर उथल आगे पीछे हो जाती है, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप जिंदगी के अंदर कितना ज्यादा सटल हैं, दैट इज चंद्रमा। तो प्लैनेट्स जो है ना ये अलग अलग दिशाओं में थे। अब ये एस्ट्रोलॉजिकली किसी को कुछ रिजल्ट देंगे, किसी को कुछ रिजल्ट देंगे, किसी को कुछ रिजल्ट देंगे। चंद्रमा किसी को इमोशनल डिस्टर्बेंस देगा तो उसको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम दे सकता है, कभी किसी की बात का बुरा लग जाना। बट अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर पैसे के भाव के साथ जुड़ा है तो फिर कहीं ना कहीं पैसे को लेकर डिस्टर्बेंस। बट ये हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग हुआ। मेरा पूरा कंसेप्शन बदल चुका है प्लैनेट्स को लेकर। डेफिनेटली साउथ वेस्ट सिर्फ डायरेक्शन नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि राहु एक प्लैनेट है जिस प्लैनेट को सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं। आपने पूरी मेरी उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पलट दी। एंड मुझे लगता है आपकी इस इंफॉर्मेशन के बाद मुझे अब किसी प्लैनेट को सुन के एक डर नहीं लगेगा। रादर मुझे शायद कह सकते कि एक इंफॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से काफ़ी आई एम वेरी श्योर कि हाँ नहीं, ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। विद दिस अगेन जो दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि सर कई बार ना ऐसा होता है लोग खुद ही रेमेडीज करना शुरू हो जाते हैं। एंड एक बहुत कॉमन रेमेडी जो मैंने सुनी है इसकी, लोग अपने घर में कैलाश पर्वत की तस्वीर लगा देते हैं कि इसको लगा रही अब तो लाइफ में कुछ खराब नहीं हो सकता। और जबकि मैं ये पूछ चुकी हूँ और मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है इस चीज़ की कि मैं कई बार यही बोलती हूँ कि हम भगवान शिव की ही तस्वीर क्यों नहीं लगा देते, उनको देख के तो वैसे ही मनमोहन हो जाता है, एकदम अच्छा लगता है। बट इट्स की नहीं, भगवान की तस्वीर नहीं लगानी, हम कैलाश, ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? इस बात में सत्यता बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली बात तो हम भगवान श्री शिव को अगर स्थापित करते हैं अपने घर में तस्वीर के स्वरूप में तो वो एक ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हिंदू दर्शन के अंदर इनको देवादिदेव महादेव कहा गया। और देवादिदेव महादेव है इसलिए इनका जो स्थान है वो भी ईशान कोण में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। और भगवान श्री शिव को अगर ध्यान से देखा जाए ना तो भगवान श्री शिव एक कंप्लीट योग की स्थिति जो एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जीना चाहिए एज ऑफ मुखिया। इनको भी क्या कहा गया, देवों के देव महादेव। और जब किसी से कुछ नहीं संभाला जाता तो इनसे ही संभाला जाता है, इसलिए ये नीलकंठ भी कहलाते हैं। जहां तक रही कैलाश पर्वत, वहां पे इनका स्थान जो है माना जाता है। तो दोनों को लगाना ही ऑस्पिशियस है, दोनों को लगाना ही अच्छा है। हमारा अवचेतन प्रतीकों और चित्रों की भाषा को समझता है, तो जब भी कैलाश पर्वत नाम भी आता है ना, ऑटोमेटिकली आपके जहन के अंदर, आपके माइंड के अंदर ना भगवान श्री शिव अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल। तो शिव नाम ही अनंत है, जहां पर हम शिव की प्रेजेंस किसके साथ देख सकते हैं, जहां पर हम सर्प भी देखते हैं तो हमें भगवान श्री शिव याद आते हैं। जहां पर हम शिव परिवार को स्थान अगर हम समझते हैं तो शिव परिवार हमेशा मैं कहता हूं कि एक सबसे खूबसूरत मैसेज है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। वो इसलिए क्योंकि शिव परिवार के अंदर अलग अलग माइंड्स को दर्शाया गया। शिव जी जो कि शांत हैं एकदम, उनकी सवारी जो है, उनके साथ जो होते हैं वो नंदी हैं, गले में सर्प है। कार्तिकेय हैं उनके पुत्र, उनका वाहन मयूर। हाँ, गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक, माँ की सवारी शेर। सब एक दूसरे के विरुद्ध। बिल्कुल। हाँ, सांप किसको खा जाता है? चूहे को खा जाता है। हाँ, माँ की जो सवारी शेर है वो नंदी के साथ उनकी बड़ी अच्छी नहीं बनती। कार्तिकेय का जो मयूर है वो शिव जी के सर्प को भी खा सकता है। ये क्या बता रहा है कि एक परिवार के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं और अलग अलग माइंडसेट्स हैं, पर इस डिफरेंट सिचुएशंस में भी क्या हम एक साथ रहने की कला सीख सकते हैं। और ये सब संभाले कौन हुआ है? देवादिदेव महादेव, जिनको हिंदू दर्शन के अंदर दर्शाया गलत तरीके से गया। आजकल कई जगह गॉड की डेफिनेशन भी ना जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर बताई गई, जबकि शिव जो है वो पूर्णता है। शिव की शक्ति के बिना पूर्णता नहीं है। मतलब
मेरे लिए आई थिंक दिस इज वेरी हैवी, बिकॉज मेरे पूरे गूज़बम्प्स ऊपर से नीचे तक ऐसे इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उनसे, और उनकी बात करके ऐसा मुझे बहुत एनर्जी फील होती है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, मतलब मैं पर्सनली उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया शिव परिवार का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। मतलब हम जब शायद उनकी तस्वीर देखते हैं शिव परिवार की, हमने कभी इस तरीके से नहीं सोचा होगा, बट अब आज के बाद जब भी मैं देखूंगी तो मुझे वो चीज़ नज़र आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो सर, अगर हम अपने एस्ट्रो वास्तु पे, उससे पहले डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस कि जिनसे आज मैं बात कर रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य इसलिए बिकॉज इन्हें 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। ऑलमोस्ट लाइक एक इंसान बड़ा हो जाता है इतनी एज में, तो मेरे लिए इस लाइक एक एपिटोम ऑफ नॉलेज इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एंड उसके साथ सर, कोई ना कोई केस आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसने शायद आपको किसी ना किसी वे में इंस्पायर किया होगा, या बहुत नर्वस किया होगा, स्केयर किया होगा, कुछ भी एक इमोशन बहुत इवोक किया होगा। कोई ऐसा केस जो आप एस्ट्रो वास्तु रिलेटेड हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, एक तो मैं सबको, ऑडियंस को भी यही कहता हूँ, और जो लोग हमसे अलग अलग कोर्सेज करते हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, बहुत तरह से लोग जो है ना डिस्टर्ब आते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी साइंस, जो ऑकल्ट साइंसेस हैं, ये एक व्यक्ति की लाइफ में ना हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, तो पहली बात तो ना ही खुद डरना है, ना ही किसी को डरने देना है। ये साइंसेस ऐसी हैं। हाँ, जहाँ तक रही आपने एस्ट्रो वास्तु की बात कही, हर एक दिशा जो है घर में किसके साथ जुड़ी है, हर एक दिशा जो है वो जुड़ी है ग्रहों के साथ। इसकी एक बहुत खूबसूरत कड़ी देता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब जब प्लैनेट्स की दशाएं बदलती है ना, तब तब जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। आपकी जिस भी प्लैनेट की महादशा है, उस प्लैनेट को अगर आपने जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की, मेरी कोई कहता है शुक्र की महादशा, कोई कहता है चंद्र की महादशा है। एस्ट्रो वास्तु का पहला नियम ये कहता है कि जिस भी प्लैनेट की महादशा है और एक व्यक्ति आपके पास प्रॉब्लम में आया है, ठीक उसी प्लैनेट से टूटी हुई चीज, खराब चीज आपको घर के अंदर मिलेगी। ये फैक्ट है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जिस भी व्यक्ति की, उदाहरण के लिए, जिस भी व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही है, उसको क्या होगा, उसके घर के अंदर डेकोरेटिव आइटम्स का कहीं ना कहीं टूट जाना, वो आपको दिखेगा कि डेकोरेटिव आइटम्स हैं, टूटी हुई हैं। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई विल शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स, हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज़ अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है, वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुँचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं। आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए। और राधे राधे। बेडरूम, जो कि शुक्र की एनर्जीज को बताता है, ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, बेडरूम के अंदर क्लटर रखा है, ये चीज़ दिखेगी। फिर शुक्र जो है कॉस्मेटिक्स के साथ जुड़ा है, ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये घर के अंदर खराब दिखेगा। तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एज पर द प्लैनेटरी दशाएं बदलती हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि कोई एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। इसमें ही मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करता हूँ जिसमें दिल्ली का ही बहुत ही सुखी परिवार था। जिस वक्त उन्होंने अप्रोच किया, उस वक्त उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो आ रहे थे। अब जब कुंडली मेरे सामने आती है तो मुझे कुंडली नहीं उनका घर दिखता है, क्योंकि गुरुजी के ये वचन रहे हमेशा कि
जिस वक्त माँ प्रेग्नेंट होती है, जिस घर के अंदर होती है, वो जो बच्चा जन्म लेता है उसकी कुंडली की प्लेसमेंट्स एग्जैक्टली वैसे होती हैं। चंद्रमा की प्लेसमेंट आपकी कुंडली की ये बताएगी कि आपके घर में पानी कहाँ है, पानी का सोर्स कहाँ है। okay. मंगल की प्लेसमेंट ये बताएगी कि किचन या अग्नि जो है वो किस ओर चली गई है। बृहस्पति की प्लेसमेंट ये बताएगी कि मंदिर कहाँ चला गया है। ठीक ऐसे ही ना हर एक प्लैनेट की ऊर्जाएं कुछ ना कुछ बता रही हैं। तो जिस केस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके घर के अंदर सब कुछ देखने के बाद बार बार जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो राहु ही खराब रिजल्ट दे रहा था। राहु खराब रिजल्ट दे रहा था। तो सबसे पहले मैंने जिस दिशा को पकड़ा वो दिशा कौन सी थी? नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट, जिसके बारे में हमने पहले बात करी। अब मैं उस दिशा को देख रहा हूं तो मुझे कुछ भी वैसा नजर नहीं आ रहा जो खराब है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। एक अलमीरा थी और अलमीरा भी बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। पर ये साइंस गलत नहीं हो सकती। आप यकीन मानिए, इस साइंस को अपने अंदर उतारते हुए उस पूरे विश्वास के साथ मैंने बोला कि इस अलमारी को पूरा हटा दीजिए। पूरी वुडन अलमीरा थी, पूरी वुडन अलमीरा हटाने को कहा, और जैसे ही पूरी वुडन अलमीरा हटाई, पीछे पूरी टर्माइड, और टर्माइड अपने आप ही राहु की प्रेजेंस को जो है वो बताती है। तो दैट वे उनकी लाइफ साउथ वेस्ट जो है वो, जैसे मैंने बताया, किसको बताती है? आपकी जिंदगी में आप स्टेबल कितने हैं। तो इसके कारण से उनकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी बिल्कुल हिली हुई थी। टर्माइड क्या करती है? खोखला कर देती है किसी चीज को। तो ये एस्ट्रो वास्तु में बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें घर के अंदर हर एक आर्टिकल, कुछ भी आर्टिकल है, हम इस कैमरा की बात करेंगे तो इस कैमरा की फंक्शनिंग राहु की है। इस कैमरा के अंदर अगर फोकस आउट हो गया तो क्या हो गया? राहु की फंक्शनिंग खराब हो गई। कैमरा के अंदर अगर माइक की वॉइस सही से नहीं पहुंची तो बुध की फंक्शनिंग खराब हो गई। ये हर एक चीज के अंदर हर एक ग्रह की ऊर्जा को उतार करके देखा जाता है, और ये कुंडली के अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाता है कि आपके लाइफ में किस पर्टिकुलर चीज से क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है। दैट इज एक्चुअल एस्ट्रो वास्तु। वाओ। तो सर, अलग अलग प्रॉब्लम्स अगर हम डिस्कस करें, जो डेफिनेटली बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स और लिसनर्स होंगे जिनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, और बहुत सारे लोगों भटकते हैं पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम का पर्टिकुलर जोन क्या है। तो अगर हम सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें, रिलेशनशिप्स, लोगों के रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, मैरिजेस खराब हो रही हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, उसका हमारे घर से क्या लेना देना, कौन सी डायरेक्शन क्या इन्फ्लुएंस करती है, थोड़ा सा उसके बारे में? जी हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु की जब सिंपल बात की जाती है ना, सिंपल वास्तु मैंने क्या कहा, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखते हैं, साउथ ईस्ट को देखते हैं, जनरल एक बात है। पर एक रिलेशनशिप खराब क्यों है? अगर ये खराब इसलिए है कि कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता, बात नहीं सुनता, ये सुनने का एट्रीब्यूट है बुध का, तो प्रॉब्लम नॉर्थ से आएगी। ओके। अगर एक दूसरे की समझ नहीं है तो समझ कौन सा प्लैनेट देता है? बृहस्पति देता है। तो ये प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से आ रही होगी। अगर ईगो की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है तो प्रॉब्लम ईस्ट से आ रही होगी। सूर्य ईगो का कारक भी है। ओके। हाँ, अगर एक दूसरे के साथ फिजिकल टर्म्स अच्छे नहीं है तो ये प्रॉब्लम साउथ ईस्ट, जो अग्निय दिशा, कोण की दिशा, वहां से आ रही होगी। तो कहने का क्या मतलब है कि एक रिश्ते के अंदर की आई हुई खटास का रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको समझना इस वास्तु। यहां पर क्या हो रहा है कि हम किसी एक दिशा को नहीं पकड़ रहे कि ये साउथ वेस्ट है तो यही रिलेशनशिप को गवर्न करती है। एस्ट्रो वास्तु जहां डिफरेंस क्रिएट करती है वो कुंडली को स्टडी कर करके एग्जैक्ट उस मरहम तक पहुंचना, वो पेन पॉइंट का रीजन क्या है। आप खुद इस चीज को समझिए कि एक रिश्ते में अगर खटास है तो बहुत सारे रीजन होते हैं ना। करेक्ट। कभी एक दूसरे के ऊपर डाउट हो जाना, कभी एक दूसरे की बात नहीं सुनना, कभी एक दूसरे के साथ समय स्पेंड नहीं करना, तो रीजन तो अलग अलग हैं। फिर दिशाएं एक फिक्स नहीं हो सकती। तो फर्स्ट वी नीड टू डीकोड की प्रॉब्लम क्या है, तो इसके साथ चीजें जो हैं जो तब जोड़ी जाती हैं। वाओ, मैं हर एक कन्वर्सेशन के बाद मेरे लिए ना ऐसा हो रहा है, पूरा जितनी भी मैंने अभी तक चीज़ें जानी है इंटरनेट के थ्रू या मेरे बाकी पॉडकास्ट के थ्रू, लाइक मुझे कोई इसमें वो नहीं है बोलने में कि अभी तक का मेरा बेस्ट रिकॉर्डेड बन रहा है ये। ऑलराइट सर, अगर हम और डिफरेंट प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे रिलेशनशिप की आपने बात करी, बहुत ही बेहतरीन आपने बात बताई कि कॉज जानना बहुत ज़रूरी है एंड उसके बाद सॉल्यूशन पे फोकस किया जाता है। सेम हेल्थ, क्या हेल्थ में भी यही सेम पैटर्न हम देख सकते हैं? एब्सोल्युटली। मैं फिर वही कहूंगा, वास्तु में सिंपल बात क्या की जाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हीलिंग देती है और प्रॉपरली देखा नहीं जाता। जब मैंने कहा कि बुध
नॉर्थ दिशा में है, तो बुध इज व्हाट, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम है वो बुध का है। तो अगर किसी व्यक्ति को नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, हार्ट शिफर कर रहा है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, मेमोरी रिलेटेड चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है। क्यों? क्योंकि वो बुध की दिशा है। अगर किसी को, मैंने क्या बताया, बृहस्पति किसके साथ जुड़ा है ह्यूमन बॉडी में? फैट के साथ। तो अगर किसी का फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी का ओबेसिटी के कारण से लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, हार्ट में ब्लॉकेज हो रहे हैं, बट रूट कॉज क्या था? फैट। तो नॉर्थ ईस्ट से प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग? कोई भी एक पेन की दवाई एक हो ये जरूरी नहीं है। हाँ। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या एक फिक्स फॉर्मूला जो है वो उसी पे मेडिसिन देता है कि बीपी आपको ये गोली ले जाइए? नहीं। डॉक्टर का क्या काम है? उस मरहम को पकड़ना। सो इसके कारण से अगर नर्व रिलेटेड, अगर मैं 2 मिनट में आपके ऑडियंस तक, क्योंकि ये मैसेज अगर पहुंच जाए तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी। तो ऑडियंस को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी के अंदर कभी भी ऐसा लगे नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, आपकी स्किन में कहीं ना कोई चैलेंज है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को एक बार वास्तु के दृष्टिकोण से चेक करवा लीजिए। अगर फैट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या संतान सुख नहीं उत्पत्ति हो पा रही तो नॉर्थ ईस्ट है। अगर इम्यून सिस्टम वीक है या बोन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ईस्ट से प्रॉब्लम आएगी। अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कोई हैं या सेक्सुअल ऑर्गन्स में कोई ना कोई दिक्कत है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से प्रॉब्लम आएगी। मसल्स या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो साउथ से आएगी। हाँ, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही तो साउथ वेस्ट से आएगी। आपकी बॉडी के अंदर हमेशा दर्द रहती है, ठंडा जकड़ा हुआ शरीर रहता है तो वेस्ट से प्रॉब्लम आएगी। और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो नॉर्थ वेस्ट से आएगी। तो प्रॉब्लम कहीं से भी आती है। और घर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जिन प्लैनेट्स की मैंने बात करी ना, इसके साथ जुड़ते हुए हैं ऑब्जेक्ट्स। हर एक आर्टिकल घर के अंदर जो रखा है, राइट फ्रॉम द सीजर्स, जब हम बात करते हैं, निडल्स की बात करते हैं, टूल्स हैं बहुत सारे घर के अंदर, मोबाइल फोन्स हैं, तो ये सब के सब प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं। जब जब जो भी खराब होता है कुंडली के अंदर, सबसे पहले मैंने क्या कहा, उसी का सामान खराब होता है और वही गलत दिशाओं के अंदर जाकर के दिक्कत देता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को रेमेडी मिल चुकी है, पर इसके साथ साथ सर इसके लिए दुआएं तो देंगे हेल्थ के लिए, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत दुआएं मिलेंगी, जो है पैसा। हाँ। मनी इज समथिंग जिसके बारे में अगर आप तो हमारे को रेमेडीज चाह रहे हैं मनी की, ऐसा पहले हम थोड़ा ऑडियंस को ही बताते हैं कि मनी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। उसके बाद रेमेडीज तो ऑब्वियसली ऑडियंस वुड लव इट। ऑब्वियसली। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि एक चीज के मरहम को पकड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा आता है, उसके रीजंस कई सारे होते हैं। क्या हम पहले उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मेरे पास बिजनेस की सेंसेस ही नहीं है तो पैसा कैसे आएगा? तो अगर वो नहीं है तो मुझे नॉर्थ चेक करना है। मेरे पास बिजनेस की सेंसेस हैं, मतलब मैं जानता हूं कि ये काम कैसे किया जा सकता है, पर विजन ही नहीं है, देन मैं नॉर्थ ईस्ट को चेक करूंगा कि वहां क्या इंबैलेंसेस हैं, क्या एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जिसके कारण से पैसा नहीं आ रहा। सो हर एक दिशा में ना इस तरीके से प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स मूव करते हैं। अब रही बात, जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो बहुत सारी अनंत रेमेडीज हैं। हालांकि कुछ चीज़ों पे मैं बड़े आत्मविश्वास से और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि फिक्स रेमेडीज जो होती है ना, वो एक जनरलाइज रेमेडीज हो सकती हैं कि मुझे घर को साफ रखना है तो वो सबको रखना है, तो ये क्या हो गया, एक कॉमन सी बात है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। बट जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो रेमेडीज क्या होती है, हर एक के लिए कस्टमाइज होती हैं। यहाँ से ही एक्चुअल में एस्ट्रोवास्तु शुरू हो रहा है। जनरल अगर मैं ऑडियंस को अगर मैं शेयर करना चाहूँ कि क्या चीजें अगर वो घर के अंदर रखें जिसके कारण से माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहे। पहला नियम है स्वच्छता, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए इसी को कहते हैं माँ लक्ष्मी का आगमन होना, दैट इज नीटनेस मेंटेन करना। अब कुछ चीजें जो प्रैक्टिकली अगर एस्पेक्ट में देखा जाए, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हमें कुछ चीजों का जो है वो ध्यान में रखना है। घर के अंदर पैसों को कई बार लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्पॉट्स पे जो है वो रख देते हैं घर की महिलाएं। तो आप क्या कर रहे हैं, एनर्जीज को क्या कर रहे हैं, बारफिकेट कर रहे हैं, अलग अलग जगह स्प्रेड कर रहे हैं, तो पैसा कभी उस घर में के अंदर जुड़ता नहीं है। पैसे का स्वरूप जो है वो चंद्रमा के साथ कुंडली के अंदर जोड़ा जाता है। क्योंकि चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, सैटेलाइट प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं। इसके कारण से ही माँ लक्ष्मी को भी क्या बोला जाता है, बहुत ज्यादा चंचला है, एक के पास नहीं टिकती। तो इसलिए जिस घर में भी चंद्रमा की ऊर्जा खराब है, तो अगर ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ उसको करेक्ट करने में कामयाब हो जाए तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप आना शुरू हो जाता है। यानी कि पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी ना करें।
जिस घर में भी पानी में टैप्स जो हैं वो टप 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 करते हैं, उस घर के अंदर एक्सपेंसेस कभी भी खत्म नहीं होते, खर्चे हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। जिस घर के अंदर भी लीकेज कहीं ना कहीं होती है, उस घर के अंदर भी पानी की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम जो है वो जुड़ी हुई रहती है। फिर इसके बाद साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप जो है वो शुक्र के साथ जोड़ा जाता है। तो घर के अंदर जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो बिल्कुल हमेशा बिल्कुल ठीक रहें। इवन की लेडीज़ की कॉस्मेटिक्स में भी कई बार क्या होता है, जो कॉस्मेटिक यूज़ कर ली है ख़त्म है, बट वो वहाँ उसकी बॉटल रखी है या वो चीज़ रखी है, तो वो भी प्रॉब्लम जो है वो दे देती है। तो अगेन कहूँगा कि बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, कस्टमाइज़ की जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक चार्ट सामने ना हो, चार्ट को स्टडी कर करके आप जो है एक्चुअल किसी को आप बता सकते हो, अदरवाइज क्विक फिक्स रेमेडीज तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो कैसे, बट मेरे दिमाग में एक चीज़ आई सर कि डेफिनेटली आप एस्ट्रो वास्तु करने कहीं लोकेशंस पे भी जाते होंगे। सर कभी आपके साथ ऐसा है किसी लोकेशन पे आप गए ना, आपको बहुत नेगेटिव फील हुआ? जी हाँ, यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु की बात नहीं होती, यहाँ पर एनर्जीज जो हैं वो रोल प्ले कर रही होती हैं। क्योंकि एक भूमि उपजाऊ कितनी है, हाँ, भूमि फर्टाइल कितनी है, वहाँ से वास्तु शुरू होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस स्पेसिस के अंदर हम एंटर करते हैं तो ऑल ऑफ सडन एनर्जीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, वहाँ से बुरी नज़र या अदर एनर्जीज का रोल जो है वो प्ले करना शुरू करता है। और वो कुछ ऐसे एनर्जीज ऐसी हैं, वो कब प्रभावी होती हैं, जिस भी घर के अंदर अग्नि की दिशाएं जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा। यानी कि इसको हम बहुत लेमन लैंग्वेज में कहते हैं ना, जो कमज़ोर आदमी होता है उसको सब डराते हैं। तो जब भी आपके अंदर की अग्नि कमज़ोर होगी तो ही आपको कोई बाहरी प्रभाव जो है वो आता है। सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करती है, अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, जब कोई वायरस या कुछ शरीर के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है जी। तो अग्नि बॉडी की क्या होती है, शफल होती है। तो ठीक वैसे ही जब भी घर के अंदर एनर्जीज का नेगेटिव प्रभाव होता है तो घर के अंदर आप उसके सिम्टम्स कैसे देखेंगे, उस घर के अंदर चूल्हा जो है वो खराब रहना शुरू कर देगा। घर के अंदर अलग अलग कॉर्नर्स में ना ऑल ऑफ सडन आपको स्मेल कभी आना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ये दिशा, मतलब एक स्पेस पे जाएंगे और वहां बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। True. ऐसा आप देखेंगे। और स्पेसिफिकली आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप जिस भी घर के अंदर जाते हैं ना, उस घर की एक अपनी फ्रेगनेंस होती है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी की एक अलग अलग फ्रेगनेंसेज होती हैं, ऐसे घर की भी अलग अलग फ्रेगनेंस होती हैं। तो बहुत सारी सिम्टम्स जो हैं वो दिखते हैं, जहां पर जमीन के अंदर स्पेसिफिकली दरारें आनी शुरू हो जाती है, वहां पर घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो देखनी शुरू होती हैं। जैसे ये तो जो उन पे इम्पैक्ट हो रहा है जो घर वाले हैं, बट कई हद तक इसका इम्पैक्ट आप पर भी होता होगा जब आप उस जगह पर जाते होंगे। जी हाँ, इसके लिए मैं अपने कोर्सेज में सबसे पहले तो खुद को कैसे अलग रखना है उस स्पेस से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद को अलग रखने के लिए सबसे पहले जिस भी घर का वास्तु करने जाते हैं उस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। बिकॉज जल एक ऐसा सा सोर्स है जो सबसे ज्यादा एनर्जीज कैरी करता है। द मोमेंट आपने उस घर का जल ग्रहण किया, आप भी उसी घर का एक हिस्सा बन गए। सो सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप उस घर की एनर्जीज के साथ जुड़े ना। और आपने वो मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी जिसमें वो कहते हैं कि एक डॉक्टर का हाथ ना कभी कांपना नहीं चाहिए। वो कब कांपता है, जब आप इमोशनली कनेक्ट करना शुरू कर जाते हैं। इफ यू आर अ डॉक्टर, सामने वाले को क्या सॉल्यूशंस चाहिए आपको 100% वो बताने होंगे, बिना ये सोचे समझे कि ये कैसे करेगा, क्या होगा, ये तो बड़ा मजबूर है। अगर आप ये सोचते रहोगे आप सॉल्यूशंस नहीं दे पाओगे। और होगा क्या, अब आपका अवचेतन उसके साथ जुड़ चुका है, जो प्रॉब्लम्स उसके पास थी वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। सो यहां से डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना जरूरी है कि आप एज ऑफ डॉक्टर जो है किसी को सोल्यूशन देने जा रहे हो। तो सर आपको यहाँ की एनर्जीज अच्छी लगी? बहुत बढ़िया ऊर्जा है यहाँ पे, इसलिए आपको बोला कि आते हुए कुछ खिलाएं हमें। थैंक यू सर। अच्छा ओके, तो सर जैसा मेरा जो सवाल था कि आपको भी फील होती होंगी, तो सर ऑडियंस के लिए या मेरे लिए भी, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो या हो सकता है कि आपको इन एनर्जीज की वजह से बहुत ज़्यादा, मैं ह्यूमन एज ए ह्यूमन डेफिनेटली कहीं हद तक इफेक्ट कर जाता होगा शायद उनकी प्रॉब्लम्स उनके, तो सर हाउ डू यू, आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे करते हो फिर? बिकॉज अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस आपके साथ रहे,
आई हैव नेवर मेट एनीवन इतना काम जो हो बात बोलने में, बिकॉज आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि इतने पॉडकास्ट करने के बाद शायद मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, बट अगर मैं तब देखूं जब मुझे कुछ नहीं पता तो मुझे शायद तब भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए। तो इसके लिए आई थिंक बहुत ही क्लियर विद वर्ड्स एंड क्लियर विद माइंड होना चाहिए। और आप जिस प्रोफेशन में सर, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का होना भी बहुत वैलिड है। तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ लाइक दिस? क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है। देखिए, ऐसा है कि जिंदगी के अंदर आपको किसी को महक देनी है ना, तो पहले खुद महकना पड़ेगा। आपके अंदर अगर वो फ्रेगनेंस नहीं है तो आप वो बाहर नहीं दे पाओगे। सबसे पहले तो अगेन मैं कहूँगा देवादिदेव महादेव, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर जहाँ सटलनेस चाहिए ना, वहाँ वो साक्षात साथ में खड़े होते हैं कि सटलनेस जो है वो अपने अंदर उतारी जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली में कौन डिसाइड कर रहा है? कुंडली में डिसाइड कर रहा है चंद्रमा कि आपके जीवन जो है वो कैसे रहने वाला है। और चंद्रमा को धारण किसने किया? वो भगवान श्री शिव ने। जिसने उनको साध लिया उसका जीवन सध गया। जिसने उनको पकड़ लिया ना, फिर उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रमा, आप आजकल देखें ना, हर एक व्यक्ति जो है मेडिटेशन की ओर जा रहा है। तो मेडिटेशन इज व्हाट? शून्य हो जाना, और शून्य की परिभाषा जो है वो शिव है। तो आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं रुद्राक्ष थेरेपिस्ट भी हूँ। रुद्राक्ष के बेनिफिट्स मैंने अपनी लाइफ के अंदर, यहाँ तक कि घर के अंदर अलग अलग मुखी जो है ना, अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़े हैं। तो बहुत लंबी, बहुत डीप साइंस है ये। अभी तो हमने सिर्फ प्लैनेट्स की बात की, इसमें नक्षत्रास भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जहाँ पे 27 नक्षत्र उनका जिंदगी के अंदर अलग अलग रोल रहता है। इट स्टार्ट विद द अश्विनी। जिसकी कुंडली में भी अश्विनी नक्षत्र खराब होगा, उसके घर के अंदर आप ये देखेंगे कि जो साधन है कम्युनिकेशन का, एक जगह से जो दूसरी जगह जाती है, जैसे कि आपकी डोरबेल है, बजाई किसी ने बाहर और बज रही है अंदर, जिसकी भी कुंडली में नक्षत्र अश्विनी खराब होगा उसकी डोरबेल जो है वो खराब रहेंगी। जिसकी भी कुंडली में भरनी नक्षत्र की प्रॉब्लम आएगी, उसके हमेशा लॉकर्स या ऐसी जगह जो कि हिडन है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दिखेगी। सो ये बहुत डीप साइंस है, बहुत ही खूबसूरत साइंस है, अगर हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। और मैं फिर ऑडियंस को यही कहूँगा कि जब जब भी एक व्यक्ति ध्यान के अंदर उतरता है, योग के अंदर उतरता है, तो योग के अंदर उतरने से क्या हो रहा है? आप चंद्रमा के माध्यम से अपने 9 तरह के थॉट पैटर्न्स, 9 प्लैनेट इज इक्वल टू, आज के बाद ग्रहों को देखना है तो ऐसे देखिएगा कि मेरी जिंदगी में क्या मैंने सूर्य को ठीक रखा, क्या मैं कमिटेड हूं लाइफ के अंदर, तो मेरा सूर्य ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं, तो आपका चंद्रमा ठीक है, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होंगी। अगर आपका विजन ठीक है, आप अपनी लाइफ को अच्छे से देख पा रहे हो, तो आपका जुपिटर ठीक है। अगर आप कर्म अच्छे से कर पा रहे हो तो आपका मंगल ठीक है। अगर आपका फोकस जो है वो प्रगाढ़ है तो आपका राहु ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो और फल, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, फल छोड़ दो, देखी जाएगी जो होगा, जो कर्म किया वो फल मिलेगा, तो शनि ठीक है। इन सबको कौन संभाले हुए है? चंद्र। तो यानी कि मेडिटेशन जैसे जैसे करते चले जाते हो, धीरे धीरे कर करके सभी ग्रहों की ऊर्जाएं ठीक होनी शुरू होती हैं। परफेक्ट सर, आपने बोला आप रुद्राक्ष थेरेपी भी करते हैं। एक सवाल इसी से रिगार्डिंग छोटा सा जो आया है, बाकी हमारी ऑडियंस प्लीज बताना कि आप अगले पॉडकास्ट में सर को किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। बट सर, मैंने ये सुना है कि रुद्राक्ष फीमेल्स धारण नहीं करती थी या नहीं करना चाहिए, इज इट ट्रू? दिस इज टोटली मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं है। हाँ, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो महिलाओं को जरूर ध्यान रखना चाहिए, पर ये सिर्फ एक मिथ की बात है और कुछ नहीं। तो फीमेल्स कैन आल्सो वेयर? जी हाँ, बिल्कुल। जो प्रसाद है वो सबके लिए है है ना, शिव का प्रसाद सबके लिए है जी। ऑलराइट सर, तो हम थोड़ा सा भगवान शिव से थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चलते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों पॉडकास्ट में बैठे हैं तो हम सिर्फ भगवान शिव की बात करेंगे। सो कुछ मिसकंसेप्शंस की हम बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से भी बहुत डिफरेंट हमने चीज़ें सुनी है, स्पेशली कैंसर जैसी बीमारी हमने सुनी है कि इसका बहुत प्रभाव होता है। क्या ये सच है और इसका रीज़न? आप अगर पढ़े लिखे हैं तो ये बात सब ऑडियंस जो है वो समझती होगी कि इस घर के अंदर, जिस घर के अंदर आप रहते हो, उस घर के अंदर कहीं ना कहीं तो टॉयलेट होगी। ये कोई फिक्स नहीं कर सकता कि वहाँ कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर हर एक बॉडी के अंदर होता है। जब जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तब तब कैंसर के सेल हावी हो जाते हैं। अब इसको जोड़ा क्यों गया और रीज़न क्या है?
पहले हम लॉजिकल, एक ऑडियंस को ये चीज समझनी चाहिए कि 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ हमारे भारत की है, और 5% भी अगर हम घर ऐसे पकड़ लें जहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो क्या सबको कैंसर हो गया? और मान लीजिए अगर किसी घर में हो भी गया तो क्या सारे परिवार को कैंसर हो गया? ये बिल्कुल ही गलत है। कैंसर की अवस्था के अंदर हमारे जो बॉडी के अंदर WBCs होते हैं वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज समथिंग जो इम्बैलेंस बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहा है। पर क्या वो नॉर्थ ईस्ट में होने से हो रहा है? ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ एक ही रीजन के साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ा जाता है कि कैंसर दे तो कोई भी दिशा सकती है, पर कैंसर के अंदर क्या होता है कि सेल्स ना मल्टीपल होना शुरू हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये जो मल्टीपल होने का प्रोसेस है ये जुपिटर का है। तो इसका मतलब कैंसर कहीं से भी आ सकता है। डेवलप आगे आगे उसका कितना बढ़ना है ये नॉर्थ ईस्ट से देखा जा सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट से टॉयलेट है तो कैंसर है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है एंड एवरीथिंग इज फाइन। और उल्टा मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी बात अपने मन के अंदर अगर उतारेंगे तो आपने अपना ब्रह्मा खराब कर लिया। ब्रह्मा जी कौन थे? जो चीजों को जन्म देते हैं। अब आपने ये सुन लिया कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपकी संभावनाएं हैं कैंसर होने की, तो आपने जाने अनजाने में उस कैंसर को जन्म दे दिया। अपने ब्रह्मा जी को खराब मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पे सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर हम ये नहीं कह सकते कि क्या हर घर में ऐसा है, कोई भी फिक्स रूल नहीं है। जब तक आप किसी की ह्यूमन बॉडी को नहीं समझते, ज्योतिष को नहीं समझ रहे, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को नहीं समझ रहे, तब तक आप ये मत कहिए किसी से। एक और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मिसकंसेप्शन की बात करें सर, तो एक्सीडेंट्स एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, बट इसका भी एक रीज़न, एक डायरेक्शन को दिया जाता है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में मंदिर होने की वजह से लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इसमें कितना सच है? साउथ ईस्ट में आए हुए इम्बैलेंसेस एक्सीडेंट्स दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मंदिर होने के कारण से ऐसा नहीं होता। साउथ ईस्ट जो है वो दिशा है अग्नि की, और अग्नि क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो किसको बता रहा है? अग्नि को ही बता रहा है। तो जब अग्नि बढ़ती है, कब बढ़ता है आपके बॉडी, कब टेम्परेचर जो है वो हाई कर देती है? जिस वक्त आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है। तो अग्नि का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना क्या करता है? समटाइम वो एक्सीडेंट देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मंदिर का साउथ ईस्ट में होने से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि मंदिर कहाँ नहीं है? मंदिर को क्या हम कोई स्थान दे सकते हैं कि मंदिर कहाँ पे भगवान नहीं है? तो इसका अर्थ क्या है कि ये सब गलत धारणाओं से दूर रहना चाहिए। जिसको कैंसर होना है, जिसका एक्सीडेंट होना है, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली उस व्यक्ति का मंगल जो है खराब होगा तो एक्सीडेंट होगा, और मंगल की दिशा है साउथ में आए हुए इम्बैलेंसेस भी ये चीज जो है वो देते हैं। बट ये फिक्स रूल नहीं है कि साउथ ईस्ट में मंदिर है तो आपका एक्सीडेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल राइट, एंड एक और हमारा फाइनल मिसकंसेप्शन इस जो कॉर्नर वाले प्लॉट्स होते हैं उनके बारे में भी आजकल बहुत ही ज़्यादा, एक कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, या बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है कि कॉर्नर की जो प्लॉट्स होते हैं उनकी वजह से पूरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा एक दुष्प्रभाव होता है। इसके पीछे का क्या ट्रूथ है उसको भी आप बताइए सर। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और अभी अंबानीज ने 1200 करोड़ तो आई थिंक स्पेंड किया अभी अनंत अंबानी जी के एंगेजमेंट पे, जो हमने सुना। तो उनका जो घर है एंटीलिया, जो एशिया का सबसे बड़ा घर है, वो एक कॉर्नर प्लॉट है, और वहां पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर जो है वो स्लोप भी बनी हुई है। तो अगेन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कॉर्नर के प्लॉट्स खराब है, वहां होने से फैमिली खत्म हो जाती है। इनफैक्ट कॉर्नर के प्लॉट्स जो होते हैं वो नॉर्मल प्लॉट से ज्यादा रेट्स में बिकते हैं। किसी भी तरह के मिसकंसेप्शंस में पड़ना मतलब ब्रह्मा जी को खराब करना। और लाइफ के अंदर आपका अगर कॉर्नर प्लॉट है और आपने वो चीज को अपने दिमाग के अंदर डाल लिया तो आप उसको क्रिएट कर लोगे, ये बात पक्की है। सो ट्रू। ऑल राइट सर, तो आपने एक जो ये अंबानी जी की बात करी, काफ़ी सारे लोग, ऑडियंस हमारी इंटरेस्टेड हो गई है ऑलरेडी कि ये भी होता है, क्योंकि आई थिंक कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं या जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, बट सर उनके अलावा भी कोई आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ में? हाँ, इसी चीज़ में मैंने, जैसे कि हम हर महीने हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेशंस चलते हैं। पिछले महीने जब दिल्ली के अंदर ही हमारा एक इवेंट था, वहाँ एक मेंबर हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो दिख रहे हैं। वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनके 21 साल के बेटे ने ये चीज़ सुन ली कि उनका
घर जो है वो कॉर्नर पे है और कुछ वर्षों के अंदर उनकी फैमिली खत्म हो जाएगी। वो 21 साल का बच्चा टोटली डिप्रेशन में चला गया और आज तक भी उसकी मेडिसिन जो है वो शुरू करनी हुई और अभी भी उस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऑडियंस को फिर से यही मैसेज देना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। और उन्हीं लेडी ने अपने एक रिलेटिव का केस शेयर किया जहाँ पर उन्होंने ऐसा कहीं सुना था कि नॉर्थ ईस्ट में जिस घर में टॉयलेट होगा वहाँ पे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसके बच्चे के अंदर इबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। अब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी ने ये बात जो है वो सुन ली। अब वो लेडी प्रेगनेंसी के टाइम जो है वो डिप्रेशन में चलेगी। तो जब हम एज ऑफ स्पीकर किसी को कुछ देना चाह रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व बनता है कि हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑडियंस तक जो है वो पहुंचाना है। तो सब लोगों को इन सब चीज़ों से, इन सब तरह की नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऑलराइट सर, एंड लास्टली जैसा कि हमने सुना है कि ये जो साल है ये शनिदेव जी का साल है एंड आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शनिदेव जी के बारे में हमारे को बताया भी। तो कोई ऐसा मैसेज चाहे एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड हो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें लास्ट में? देखिए, साल की ऊर्जा कोई भी क्यों ना हो, शनिदेव एस्ट्रोलॉजिकली आपके हॉरोस्कोप में है ना। आपके घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन जो है वो शनिदेव की है ही है और शनि से जुड़ा हुआ सामान भी आपके घर के अंदर रखा है। पर क्या शनिदेव प्रॉब्लम दे रहे हैं? प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। जब जब भी कर्म के अंदर गैप्स आएंगे तब तब आउटकम्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो साल है शनि की ऊर्जा का है, मेहनत वाला साल है। क्या हम हर साल मेहनत नहीं करते? तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ही ये चीज़ है या हमने सिर्फ उनको मिथ बना करके देख लिया है। तो एक बात तो है, और जो भी व्यक्ति मेहनत करने से घबराएगा आउटकम तो मिलने नहीं है। तो सभी लिसनर से, आपसे और मेरे से शनिदेव क्या चाह रहे हैं? वो यही चाह रहे हैं कि अपना कर्म जो है वो बेस्ट तरीके से करो, आउटकम्स वो खुद ब खुद दे देंगे। ऑलराइट सर, तो आपने जैसे कि बताया था कि हमारा एक तरीके से शुक्र प्लैनेट इन्वॉल्व है ग्रेसफुली इस एपिसोड को देने में। तो आई होप आपका एक्सपीरियंस बहुत ग्रेसफुल रहा हो मेरे साथ एंड कार्मिक कृत्या के साथ। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर के साथ और एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे को कमेंट्स करके बताएं कि किन टॉपिक्स पे आप सर को दोबारा कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट चैनल पे देखना चाहते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स है? सर ने बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे को थोड़ी थोड़ी बता के छोड़ी है, जैसे कि नक्षत्र के बारे में वो हमें बता रहे थे और स्वयं भगवान शिव के बारे में हमारा बात करना तो पक्का रहता है सर अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच।